नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में हमने पहले जनवरी 2026 की जो थ्योरी वाली क्लास थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। तो ये जनवरी 2026 और मुख्य रूप से राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर एक अभ्यास प्रश्नों की क्लास है। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि एक महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका नाम था राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 में आयोजित हुआ। पहला कथन कहता है कि इसका आयोजन जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में किया गया और कब किया गया, 7 से लेकर 12 जनवरी 2026 को। यानी कि पहले कथन में दो फैक्ट आपको चेक करने हैं। पहला कि आयोजन जोधपुर में हुआ यानी कि कहां, और दूसरा कब यानी कि 7 से 12 जनवरी। हो सकता है दोनों में से एक सही हो एक गलत हो, इस तरह दोनों चीजें आपको चेक करनी है। दूसरा कथन कहता है कि इसकी थीम थी विकसित भारत विकसित राजस्थान। तीसरा कथन कहता है कि महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026 को 12 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया। दो नीतियां जारी की गई, एक है युवा नीति, दूसरी है रोजगार नीति, और जारी करने की तारीख एक ही है यानी कि 12 जनवरी 2026। तो आपको यह भी पहचाननी है क्या दोनों इसी डेट को लॉन्च हुई। और चौथा कथन कहता है कि इस दौरान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का भी शुभारंभ हुआ। एक और योजना, यानी कि दो नीतियां और एक योजना। किस दिन, तो कहा जा रहा है 12 जनवरी 2026 को। अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो पहचानना है। अब देखें इसमें से कौन कौन सा सही है, पहले वो देखते हैं। इसकी थीम विकसित भारत विकसित राजस्थान थी, ये कथन सही है। महोत्सव के समापन में मुख्यमंत्री ने दो नीतियां इस दौरान लॉन्च की, एक है युवा नीति और दूसरी है रोजगार नीति। और आपको पता होगा कि युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती को यानी कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। इस कारण इस अवसर पर ही आयोजन किया गया किसका, युवा महोत्सव का। और इसी डेट को लॉन्च की गई युवाओं से संबंधित नीति युवा नीति, और युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की, तो रोजगार नीति भी, साथ ही स्वरोजगार योजना भी। यानी कि ये सारे कथन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। गलत क्या है कि आयोजन जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में हुआ, ये वाली बात गलत है। इसमें भी आधा कथन सही है आधा गलत है। ये वाली बात सही है कि 7 से 12 जनवरी 2026 को आयोजन हुआ। गलत क्या है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम, इसका आयोजन यहां नहीं हुआ बल्कि कहां हुआ है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कहां है, जयपुर में। तो इसका आयोजन हुआ एसएमएस स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम। ये एसएमएस स्टेडियम है और कहां पर है, जयपुर में। तो ये इसमें गलती है। तो यानी कि पहले कथन का उत्तर क्या होगा, ए, जिसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए जो कथन है वो सही नहीं है, उत्तर ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी रोजगार नीति से है। रोजगार नीति अभी हमने देखा लॉन्च की गई 12 जनवरी 2026 को। अब इस रोजगार नीति के बारे में विस्तार से पूछा गया है। नीतियों पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, नीतियों पे, योजनाओं पे। आरएस प्री 2024 में 3 क्वेश्चन आए जो कि नीतियों की सिर्फ डेट पूछी गई थी। तो नीतियां सवाल का एक फेवरेट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में, इसको अच्छे से पढ़े। तो राजस्थान रोजगार नीति 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इस नीति के तहत मार्च 2029 तक कुल 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति का पहला लक्ष्य यह है। दूसरा, इस नीति का निष्पादन, निगरानी और सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल, जिसका नाम 2.0 रखा गया है, रोजगार कार्यालय, इसको एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। दो कथन दिए गए हैं। अब हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा, या हो सकता है कौन से सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। तो बताएं आप इसमें से क्या सही उत्तर होगा। देखो पहले कथन में कहा गया है कि नीति मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लाई गई है। तो पहला कथन सही है, ये रोजगार नीति का उद्देश्य है। जो इसमें पहला कथन दिया गया है ये इस रोजगार नीति का उद्देश्य है, यानी कि पहला वाला कथन हो गया सही। इसके बाद आगे
दूसरा कथन क्या कहता है, नीति का निष्पादन कौन करेगा? तो इसमें जो दो पोर्टल हैं दोनों को ही एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो दूसरा कथन भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी, जिसमें कहा गया है एक और दो दोनों। तो अगर पूछा जाए रोजगार नीति का उद्देश्य क्या है, तो इसमें ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये नीति लाई तो गई है अभी 12 जनवरी 2026 को, कब तक प्रभावी रहेगी? सिर्फ डेट पूछ ली जाए तो कब तक प्रभावी रहेगी? ये प्रभावी रहेगी मार्च 2029 तक, ये डेट है जब तक ये प्रभावी रहेगी। और तब तक कुल कितने रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे? तो इसमें 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं, तो उत्तर हमारा होगा सी। सी जिन लोगों ने उत्तर दिया है सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यह पहचानना है कि कौन सा कथन गलत है, असत्य है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इसका उद्देश्य 15 से लेकर 29 वर्ष के युवाओं के नवाचारी विचारों को मंच देना और विकसित भारत निर्माण में शामिल करना है। कार्यक्रम का नाम क्या है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसमें आयु वर्ग रखी गई है 15 से 29 वर्ष। तो पहले तो पहचानना है कि 15 से 29 वर्ष के लिए है या 15 से 30 या 15 से 35 45 आयु वर्ग में कोई फर्क है क्या? दूसरा, इसका राष्ट्रीय सम्मेलन, ये देखो भारत लिखा हुआ है, विकसित भारत, ये राजस्थान का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, भारत सरकार का कार्यक्रम है। इसका राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम, ये नई दिल्ली में एक जगह है भारत मंडपम, इसमें 9 से लेकर 12 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। तो डेट दी गई है, तो आपको पहचाननी है क्या ये डेट सही है। तीसरा, राजस्थान से इसमें 4 युवाओं का चयन हुआ है जिन्होंने इस 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। तो एक पॉइंट ये भी आ गया कि ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका क्रम कौन सा है? 29वां। और चौथा कथन कहता है कि 12 जनवरी इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन सत्र को संबोधित किया था। अब आपको पहचानना है चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, पहला कथन जो कहता है कि इसमें 15 से लेकर 29 आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया गया, तो पहला कथन तो सही है, हमें पहचानना है सही नहीं है। इसका आयोजन यानी कि इसका जो राष्ट्रीय सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजित हुआ, कब हुआ? 9 से लेकर 12 जनवरी को हुआ। कहां हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो दूसरा कथन भी सही है। अब इससे राजस्थान के 4 युवाओं का चयन हुआ, तो यहां यही गलती है, इससे राजस्थान के 4 नहीं बल्कि कितने 44 युवाओं का चयन हुआ है। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो तीसरा कथन सही नहीं है। चौथा कथन भी सही है कि 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके समापन सत्र को संबोधित किया है। तो यानी कि ए, बी और डी तीनों सही हैं और सी सही नहीं है। राजस्थान से इसमें 4 नहीं बल्कि 44 युवाओं ने भाग लिया था। इसका क्रम है 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025, इनको किस तिथि को मंजूरी प्रदान की गई है? अभी इन पॉलिसी की डिटेल में जानकारी बाहर नहीं आई है, अभी केवल मंजूरी प्रदान की गई है। अब आगे इनके और नियम कानून बनेंगे। आपको केवल वो डेट पहले याद रखनी है कि ये जो दो नीतियां हैं, एक है एरोस्पेस और दूसरी है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, आपको बताना है किस डेट को लागू की गई। ऑप्शन ए कहता है 21 जनवरी, बी 11 जनवरी, सी 1 जनवरी और डी 31 जनवरी 2026। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? केवल डेट पहचाननी है, ये मत सोचना कि बहुत आसान सवाल है। इसी तरह के आरएस प्री में 3 सवाल आए थे 2024 में। पॉलिसी की डेट पूछी जाती है, कब मंजूरी दी गई है और कब तक प्रभावी रहेगी। कोई भी क्वेश्चन इजी या टफ नहीं होता, जो हमें आता है वो इजी है, जो नहीं आता है वो टफ है। तो अगर ये आपको आता है तो इजी है, नहीं आता है तो अगर नहीं आता है तो यही क्वेश्चन काफी टफ है। डेट आपको याद रखनी है। आरपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में डेट पूछना। अगला, राज्य को चिप निर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से लाई गई राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, इसके संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो 2025 है उसके विस्तार से प्रावधान दिए गए हैं। अब आपको पहचानना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, कि इस नीति के तहत 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% तक छूट दे होगी, यानी कि 100% छूट प्रदान की जाएगी विद्युत शुल्क में। दूसरा,
स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में प्रभावी रूप से 100% राहत, जिसमें 75% तो छूट है, 25% रिफंड है यानी कि वापस दे दी जाएगी। तीसरा, पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% रिफंड इसमें दे होगा। और चौथा कथन कहता है भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी यानी कि कैपिटल सब्सिडी के 50% के बराबर अतिरिक्त राशि इसमें राज्य सरकार देगी। ये नीति के विस्तार से प्रावधान दिए गए हैं। कई बार नीतियों पर अगर कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे डिटेल में प्रावधान दिए जा सकते हैं। पहला कहता है 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट होगी, तो ये कथन सही है, हमें पहचानना है असत्य। दूसरा, स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में 100% राहत, जिसमें 75% छूट, 25% रिफंड, तो ये कथन भी सही है। तीसरा, पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% रिफंड होगा, ये कथन भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये कथन सही नहीं है। इसमें जहां ये 50% लिखा हुआ है, ये 50 नहीं बल्कि कितना है, 60% के बराबर अतिरिक्त राशि इसमें राज्य सरकार देगी। तो यानी कि कथन जो डी है वो हमारा उत्तर होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? डी सही नहीं है, 50% नहीं बल्कि कितना होगा, 60%। आगे बढ़े, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो एक बार। ग्राम उत्थान शिविर नाम दिए गए GRAM, इसकी भी एक फुल फॉर्म है, अभी बताऊंगा। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसके तहत 10 दिनों में प्रदेश भर में प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर 2839 शिविर आयोजित होंगे। दूसरा कथन, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, जल संसाधन और पंचायती राज सहित इसमें कुल 12 विभाग इन शिविरों में भाग लेंगे। तीसरा कथन, इसकी शुरुआत 23 जनवरी 2026 और 23 जनवरी को इस वर्ष थी बसंत पंचमी। 23 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, अगर आपको पता है तो बताएं, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, बताएं उस दिवस का नाम क्या है। 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत की गई। तो अब पूछा गया है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। किससे संबंधित? कार्यक्रम का नाम है ग्राम 2026। बताएं इसका उत्तर क्या होगा। पहले मैं ग्राम की फुल फॉर्म बता देता हूं। ग्राम का मतलब यहां है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक, यानी कि एग्रीकल्चर और उसके साथ टेक्नोलॉजी और मीट। ये ग्लोबल का जी, ये आर, ये ए और ये एम, ये है ग्राम। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। अब एग्रीटेक मीट का मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित टेक्नोलॉजी और उसके लिए यह मीटिंग रखी गई। अब इसके तहत पूरे प्रदेश में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बताया गया है आगामी 10 दिन में प्रदेश भर में गिरदावर सर्किल पर 2839 शिविर आयोजित होंगे। पहला कथन सही है। दूसरा, इसमें 12 विभाग इन शिविरों में भाग लेंगे, दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा कथन की 23 जनवरी बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत हुई है, तो तीसरा कथन भी सही है। यानी कि उत्तर क्या होगा हमारा, डी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन इसके सही है, तो आंसर क्या होगा, डी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। अभी भी आपको ध्यान हो तो एक क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा था शुरू में, शायद दूसरा क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो कि किस दिन शुभारंभ किया गया था, 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर। अब इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखो एक सेंटेंस तो अपने आप ही बाहर हो गया, आपको पहचानना है कौन सा सही नहीं है। योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। दूसरा कथन, योजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को हुआ, कहां, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से। तीसरा, इसके तहत 18 से लेकर 60 वर्ष आयु वाले राजस्थान के मूल निवासी पात्र होंगे। और चौथा कथन है, इसका उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। देखो एक कथन तो ये तो सही है ही, ये तो आपको पहले ही पता चल गया, पहले क्वेश्चन में हम देख ही चुके हैं। दूसरा, इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, नाम है युवा स्वरोजगार। अब युवा अपना रोजगार खुद कर सके, यानी अपना कोई उद्योग धंधा कोई स्थापित कर सके, इसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो इस योजना में उनको 10 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाता है, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी, यानी एक तरह से कह सकते हैं ब्याज इसमें नहीं है। योजना प्रारंभ हुई 12 जनवरी 2026 को, कहां से, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कथन भी सही है। अब इसके तहत 18 से 60 वर्ष
अब यहां आप थोड़ा सा सोचें, क्योंकि नाम है यहां युवा स्वरोजगार, और 60 वर्ष, युवा 60, युवा 60, ये आपस में मैच ही नहीं होते हैं। युवाओं के लिए अगर नीति है तो 60 वर्ष, 60 वर्ष तो वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अगर कुछ चीजें आप याद करके ना भी जाएं तो भी कॉमन सेंस एग्जाम में लगाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि भाई अगर युवाओं के लिए योजना है तो 60 वर्ष का तो कोई युवा नहीं होता, वरिष्ठ नागरिक हो जाता है 60 के बाद। तो इस योजना में भी अधिकतम आयु रखी गई है कितनी, 18 से लेकर 45 वर्ष, ना कि 60 वर्ष। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ये बात सही है। तो यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सी सही इसमें नहीं है। प्रदेश के कुल 1 लाख युवाओं को इसमें उद्यमी बनाना, उद्यमी यानी कि वो अपना कुछ उद्यम, अपना कुछ उद्योग धंधा स्थापित कर सके, वो उनको बनाया जाएगा। तो क्या होगा उत्तर, सी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 1 जनवरी 2026 तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण के मामले में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है। ऐसे सवाल भी खूब आते हैं जिनका राजस्थान में देश भर में स्थान, रैंक, ये सब पूछी जाती है। एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा मतलब आज के दौर के कारीगर जो है। विश्वकर्मा वैसे तो देवताओं के वास्तुकार, या कह सकते हैं वास्तुकारों के देवता, एक ही बात होगी। यानी कि कारीगर, वास्तुकार, इंजीनियर, इन सब के जो भगवान है वो विश्वकर्मा है। देवताओं में वो व्यक्ति जो उनका इंजीनियर है, जैसे कि जल के देवता वरुण है, अग्निदेव, वायुदेव, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे हैं। ऐसे ही देवताओं में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट जिसके पास है वो है विश्वकर्मा। अब इनके नाम से कोई योजना चलती है तो इसका मतलब लाभान्वित वर्ग कौन है, कारीगर हो गए, ऐसे ही हस्तशिल्पी हो गए, इनके लिए योजना लाई गई है, उसको कहा गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस विश्वकर्मा योजना में 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। 3 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। अब पूरे देश की योजना है, राजस्थान सरकार ने भी इसको अपनी फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है। 25 फ्लैगशिप योजनाओं में से एक ये भी है। अब इस योजना में जो ऋण दिया जाता है उसमें पूछा गया ऋण देने के मामले में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान रहा। आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। ABCD सिंपल पहचानना है। इसमें राजस्थान का स्थान रहा पूरे देश में कौन सा, दूसरा। यानी कि सबसे ज्यादा ऋण वितरण करने के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। अब इस योजना में कई तरह के कारीगर शामिल हैं। कुल इसमें 18 ट्रेड इसमें शामिल है। 18 ट्रेड का मतलब 18 तरह के इससे कारीगर या हस्तशिल्पी, जैसे कि स्वर्णकार यानी कि सुनार, कुंभकार यानी कि कुम्हार, जैसे कि बढ़ई हो गए यानी कि खाती। इस तरह के अलग मूर्तिकार, अलग अलग तरह के जो व्यापारी हैं या हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको इस योजना में लाभ दिया जाएगा। कुल कितने प्रकार के हैं, तो कुल 18 तरह के ट्रेड इसमें शामिल हैं। ओवरऑल तो राजस्थान का दूसरा स्थान रहा, लेकिन कुछ वर्ग में कुछ कारीगरों का पंजीकरण करने में राजस्थान का पहला स्थान रहा। किस किस में, जैसे स्वर्णकार, स्वर्णकार यानी कि सुनार, कुंभकार यानी कि कुम्हार, दूसरे हो गए। तीसरे हो गए मूर्तिकार, और ऐसे ही हैं चौथे हथौड़ा निर्माता। इस योजना में इनके पंजीकरण में राजस्थान का पहला स्थान रहा। ओवरऑल तो दूसरा स्थान रहा। तो ये जो 4 तरह के हस्तशिल्पी हैं, इनके पंजीकरण में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, तो राजस्थान प्रथम पंजीकरण में। यानी कि इस योजना में इनका रजिस्ट्रेशन कराने में, इन चारों का रजिस्ट्रेशन कराने में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान रहा। जबकि ओवरऑल ये सारे 18 तरह के कारीगरों को शामिल किया जाए तब राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान रहा। तो उत्तर क्या होगा, बी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 19 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक सीकर इसमें आयोजित हुई 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता, जो कि अंडर 14 छात्र वर्ग में, इनमें से किसको हराकर राजस्थान चैंपियन बना। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। बताएं इसका उत्तर क्या होगा। पहले तो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ यही पूछ लिया जाता है, तो आयोजन हुआ है सीकर में। सीकर में कहाँ, SBS एकेडमी भैरूपुरा में इसका आयोजन किया गया। इसका क्रम कौन सा है, 69वां इसका क्रम है। ये 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसके बाद पूछा गया किस कैटेगरी में, तो
ये U14 का मतलब है 14 वर्ष से कम आयु वाले बालक इसमें शामिल है, अंडर 14। अब इसमें राजस्थान चैंपियन बना। अब आपको बताना है कि किसको हराकर चैंपियन बना, किसको हराकर बना। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि जम्मू कश्मीर को हराकर राजस्थान इसमें चैंपियन बना। इसमें ओवरऑल 30 टीमों ने भाग लिया और इसमें चैंपियन बना राजस्थान। उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता रहा है जम्मू कश्मीर। आयोजन कहां हुआ, भैरूपुरा सीकर में। कब हुआ, तो 19 से लेकर 24 जनवरी 2026। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है इंडिया स्टोन मार्ट, इसके 13वें संस्करण का आयोजन कब किया गया। पहले तो स्टोन मार्ट का मतलब क्या है। मार्ट शब्द जहां भी आता है, मार्ट का मतलब बाजार, जैसे कि आप पढ़ते हैं डी मार्ट, आप जाते हैं मॉल है डी मार्ट, मार्ट का मतलब बाजार। स्टोन मार्ट का मतलब स्टोन यानी कि पत्थर, भाई पत्थरों की यहाँ प्रदर्शनी होती होगी तो पत्थरों का बाजार है। ये इसका 13वां संस्करण है और इसका आयोजन हुआ है JECC, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। ये कहाँ है, ये है जयपुर के सीतापुरा में, सीतापुरा जयपुर, यहां तो इसका आयोजन हुआ। आयोजक कौन रहा, आयोजक है इसका CDOS। अब ये CDOS क्या है, CDOS का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। ये है CDOS, ये इसका आयोजक रहा। इसके साथ रिको ने भी इसमें भागीदारी दी। अब आपसे ये पूछा गया है कि आयोजन कब किया गया, डेट पूछी गई है, 5 से 8 फरवरी, 25 से 31 जनवरी, 1 से 7 जनवरी या फिर 1 से 5 मार्च। तो चारों में से क्या होगा उत्तर, इसका उत्तर है ए, यानी कि 5 से 8 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। ये संस्करण है 13वां, आयोजन हुआ है JECC सीतापुरा में और आयोजक है इसका CDOS, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कोटपुतली बहरोड जिले की एक पंचायत है जिसका नाम है बामनवास काकर। तो ये बामनवास काकर ग्राम पंचायत चर्चा में रही। आपसे पूछा गया है किस वजह से चर्चा में रही। पहला कि जल जीवन मिशन के तहत 100% नल कनेक्शन वाली राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत बनी है। दूसरा, यह प्रदेश की पहली जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत बनी है। तीसरा, यहां से मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम उत्थान शिविर का शुभारंभ किया गया। और चौथा ऑप्शन, यहां वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन हुआ। जिन लोगों ने इससे पहले वाला ग्रेड सेकंड एग्जाम दिया है, जो कि 2025 में सितंबर में हुआ था, वहां ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही के दिनों में गढ़ीसर नामक स्थान चर्चा में रहा, जैसलमेर का गढ़ीसर, किस वजह से चर्चा में रहा। तो उसका उत्तर तो ये था, ये जो है ना वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, इसका समापन हुआ था। कहाँ हुआ समापन, गढ़ीसर। कहाँ है ये, जैसलमेर में। ये क्वेश्चन तो अभी अभी आया है, यानी कि पुराना वाला ग्रेड सेकंड जो एग्जाम हुआ। अब ऐसा ही क्वेश्चन ये है, यानी कि कॉन्सेप्ट वही है, किसी स्थान का नाम दिया गया बामनवास कांकर, क्यों चर्चा में रही है पूछा गया है। अब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये तो मैंने बता दिया, ये इसका उत्तर नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत 100% नल कनेक्शन वाली राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत बनी है। देखो अभी राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है, यानी कोई भी जिला भी ऐसा नहीं बना है जिसमें 100% नल कनेक्शन हो। लेकिन भीलवाड़ा जिले का मांडल ब्लॉक ऐसा ब्लॉक बना है जहां जल जीवन मिशन के तहत 100% जल कनेक्शन यानी कि कवरेज यहां उपलब्ध है। तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। प्रदेश की पहली जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत बनी, यानी ये इसका सही उत्तर है। तो उत्तर क्या होगा इसका, बी, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। इसका समापन कहां हुआ, गढ़ीसर में। प्रदेश का पहला ब्लॉक भीलवाड़ा जिले का मांडल, जहां 100% जल कवरेज है, नल से जल, तो वो कौन सा है, मांडल। इसका उत्तर क्या हुआ, जैविक ग्राम प्रमाणित पंचायत। ये कौन सी बनी है, कोटपुतली बहरोड जिले की, जिसका नाम है बामनवास कांकर। अगला, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से पूछा गया है राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कुंभलगढ़, दूसरा शेरगढ़, तीसरा ताल छापर या फिर चौथा है सज्जनगढ़। इको सेंसिटिव यानी कि पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र है, इनमें से कौन सा घोषित किया गया है। चार ऑप्शन है, तो इसका उत्तर है कुंभलगढ़।
इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसके आसपास के क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है ताकि इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता बनी रहे, यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए पर्यावरण हितैषी काम यहाँ किए जाएंगे। तो किसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर है कुंभलगढ़। अब ये कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जिसमें केवल स्थान का नाम आपको बताना है या छोटा छोटा वन वर्ड में उत्तर है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह। तो पहले तो यही पता होना चाहिए 2026 में जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था कौन सा क्रम है उसका? 77। इसमें राजस्थान की एक झांकी प्रदर्शित की गई थी और उस झांकी में मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहा? उस्ता कला, थेवा कला, पिछवाई कला या मोलेला कला? इसका उत्तर मैं सिंपल सा बता देता हूं, इसका उत्तर है उस्ता कला। और ये जो राजस्थान की झांकी यहाँ प्रदर्शित की गई थी, इसमें एक वाद्य यंत्र भी दिखाया गया था और वो वाद्य यंत्र कौन सा था? रावण था। ये इस झांकी में शामिल था। साथ ही एक लोक नृत्य भी इसमें प्रदर्शित किया गया था। वो लोक नृत्य कौन सा था? गैर नृत्य। इसका भी इसमें प्रदर्शन किया गया। किसमें? जो अभी अभी गणतंत्र दिवस समारोह यानी कि 26 जनवरी पर जो आयोजन हुआ था, कहाँ? नई दिल्ली में। और उस रोड को अब नया नाम दिया गया है कर्तव्य पथ, तो उस पर आयोजन किया गया। उस्ता कला की झांकी मुख्य रूप से प्रदर्शित की गई और उस झांकी में रावण हत्ता वाद्य यंत्र भी था, दिखाया गया। गैर नृत्य करते हुए भी उसमें कलाकार दिखाए गए। तो रावण हत्ता, गैर नृत्य, उस्ता कला, इन तीनों का प्रदर्शन यहाँ हुआ है। किसमें? 77वें गणतंत्र दिवस की झांकी में। तो याद रह जाएगी उस्ता कला इसका उत्तर है। इसमें एक और बात है, इसकी थीम क्या थी? ये जो झांकी थी इसकी थीम क्या थी? थीम क्या है? राजस्थान मरुस्थल का, राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, ये इसकी थीम थी। तो इस थीम के साथ ही झांकी प्रदर्शित की गई। उस्ता कला इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र था। रावण हत्ता वाद्य यंत्र इसमें दिखाया गया और गैर नृत्य करते हुए इसमें कलाकार प्रदर्शित किए गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गफरुद्दीन मेवाती का संबंध किस कला से है? अच्छा, अभी अभी जो पद्म पुरस्कार दिए गए उनमें राजस्थान के 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला जो मूल रूप से राजस्थान के हैं और राजस्थान सरकार ने ही उनका नाम आगे भेजा था। वैसे कहने को तो 4 हैं। चौथे पीयूष पांडे भी हैं। पीयूष पांडे को दरअसल राजस्थान ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने उनका नाम भेजा था, तो इसलिए उनकी गिनती महाराष्ट्र की तरफ से होगी। राजस्थान की तरफ से 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले। कौन से? पद्मश्री मिले हैं। पद्म पुरस्कारों में भी कैटेगरी है। सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और उसके बाद होता है पद्मश्री। अब पद्मश्री राजस्थान के 3 लोगों को मिला। उनमें से एक का नाम है गफरुद्दीन मेवाती। पूछा गया है उनका संबंध किस कला से है। ऑप्शन है आपके भपंग वादन, अलगोजा वादन, मोरचंग वादन या फिर रावण हत्था। चारों में से उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है भपंग वादन। कहां से है ये? तो इनका स्थान है डीग जिले का गांव है कैथवाड़ा। कैथवाड़ा जिला कौन सा है? डीग। डीग जिले का कैथवाड़ा, जहां से ये संबंध रखते हैं। एक और इनके बारे में खास बात है, ये भपंग वादन में ही एक कला होती है, एक विधा होती है जिसको कहते हैं पांडुन का कड़ा। तो पांडुन का कड़ा, पांडुन का कड़ा विधा के, इस विधा के एकमात्र जीवित कलाकार कौन है? तो उनका नाम है गफरुद्दीन मेवाती। कहां से है? तो इनका स्थान है डीग जिले का कैथवाड़ा। खास बात, पांडुन का कड़ा विधा के ये एकमात्र जीवित कलाकार है। तो उत्तर क्या होगा? ए। अगला सवाल ही पद्म पुरस्कार से संबंधित है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता राजस्थान के 3 को मिला है। पहले तो गफरुद्दीन मेवाती हो गए, अब दूसरे हैं तगाराम भील। तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता तगाराम भील का संबंध किस जिले से है? यह जिला पूछा गया है। जैसलमेर, गंगानगर, डीग या फिर जयपुर। तो ये तो आसान सा सवाल है, वैसे तो आसान ही है सारे। इनका संबंध जैसलमेर से है और जैसलमेर में भी कौन से स्थान से? तो जैसलमेर के मूल सागर से ये संबंध रखते हैं। नाम है तगाराम भील। किस कैटेगरी में, किस क्षेत्र में मिला इनको? इनको कला में ही मिला है और कला में भी ये अलगोजा के जादूगर कहे जाते हैं। अलगोजा के जादूगर कौन? तगाराम भील।
तो इनको ये अवार्ड दिया गया है कला के क्षेत्र में। मूल सागर जैसलमेर के रहने वाले हैं, व्यक्ति का नाम है तगाराम भील। अगला क्वेश्चन भी, ये तीसरे व्यक्ति जिनको पद्मश्री मिला उनका नाम है ब्रह्मदेव महाराज। तीन हो गए राजस्थान के, गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील और ब्रह्मदेव महाराज। इनको किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? अभी शुरू के जो देखे दोनों ही कला के क्षेत्र में है, एक भपंग वादन, एक अलगोजा। और यहाँ आपसे पूछा गया है किस क्षेत्र में इनको मिला? समाज सेवा, कला, साहित्य या व्यापार और उद्योग। इनको दिया गया है समाज सेवा। इन्होंने जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए विद्यालय खोले, अंध विद्यालय। जो बोलने में और सुनने में असमर्थ हैं यानी कि मूक बधिर, उनके लिए भी विद्यालय खोले हैं इन्होंने, मूक बधिर और दिव्यांग, इनके लिए भी इन्होंने काम किया, इनके लिए भी विद्यालय खोले। क्षेत्र हो गया समाज सेवा, और स्थान यानी कि जिला कौन सा है इनका? तो जिला है श्रीगंगानगर। व्यक्ति का नाम क्या है? ब्रह्मदेव महाराज। तो राजस्थान के तीन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं इस वर्ष 2026 के लिए। तीनों के नाम याद रखने हैं, तीनों के जिले, तीनों का क्षेत्र। जैसे कि पहले हमने देखे गफरुद्दीन मेवाती जो कि डीग जिले के कैथवाड़ा से, क्षेत्र कला में, और कला में भी कौन सा है उनका? भपंग वादन। दूसरे फिर उनके बाद आए जैसे कि गफरुद्दीन मेवाती के बाद अगले हमने देखा अलगोजा वादन से संबंधित है तगाराम भील, और तीसरे हमने देखे हैं ये समाज सेवा से संबंधित हैं ब्रह्मदेव महाराज। तो तीनों का नाम याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में कॉमन शेलडक, डक यानी कि बतख, शेलडक ये चकवा जैसा एक पक्षी है, शेलडक। यह पक्षी निम्नलिखित में से किस कारण से चर्चा में रहा? यह पक्षी चर्चा में रहा, भैया आपको बताने क्यों रहा। इसको IUCN के द्वारा गंभीर संकटग्रस्त, इसको हम कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। एंडेंजर्ड मान लो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस कैटेगरी में शामिल किया गया। दूसरा, राजस्थान सरकार ने इसके शिकार पर प्रतिबंध लगाया है। तीसरा, यह 10 साल बाद यूरोप से केवलादेव आया है। चौथा, इसके संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जैसलमेर में एक संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। हमको पहचानना है ये कॉमन शेलडक किस वजह से चर्चा में रहा है। गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में तो ये नहीं है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में नहीं है। ये किस श्रेणी में है? यह है लीस्ट कंसर्न यानी कि कम संकटग्रस्त, लीस्ट कंसर्न इसको कहते हैं। इस श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। तो गंभीर संकटग्रस्त तो नहीं है। शिकार पर प्रतिबंध, अब देखो सरकार पर भले ही प्रतिबंध हो, लेकिन पूछा गया कि चर्चा में हाल ही में किस वजह से रहा। चर्चा में इस वजह से रहा है कि ये 10 साल के बाद यूरोप से आया है, और कहां देखा गया? केवलादेव। इससे पहले 10 साल पहले आया था केवलादेव में, अब 10 साल बाद आया है, और 10 साल बाद आया है इसलिए चर्चा में है। 10 साल बाद आया है तो हो सकता है एग्जाम में भी पूछ ले जाए। अब इसके संरक्षण के लिए जैसलमेर में तो गोडावण संरक्षण के केंद्र बने हुए हैं, ये आया है कहाँ? केवलादेव में। तो किस वजह से चर्चा में रहा? यह 10 वर्ष के बाद भरतपुर के केवलादेव में वापस आया है। इससे पहले 10 साल पहले यहाँ आया था। लीस्ट कंसर्न इसकी श्रेणी है। चकवा जैसा ये पक्षी है, हिंदी में इसको चकवा भी आप कह सकते हैं। अगला सवाल, जनवरी 2026 में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, और जंगली बिल्ली का नाम क्या है? रस्टी स्पॉटेड कैट। ये दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है, रस्टी स्पॉटेड कैट। ये देखी गई, आपसे पूछा गया है कि कहाँ देखी गई। पहला, बारां के शेरगढ़ में। दूसरा, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में। तीसरा, बूंदी के रामगढ़ विस्तारी में। और चौथा है धौलपुर के केसरबाग में। तो कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में देखी गई है? ये देखी गई है बारां के शेरगढ़ में। बिल्ली ये दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है, नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। बहुत टाइम बाद यह देखी गई है। इससे पहले जहां देखी गई थी, यानी कि इसकी पिछली उपस्थिति कहां है? इससे पहले तो इसकी पिछली उपस्थिति थी वर्ष 2025 में। तब कहां देखी गई थी? तब देखी गई थी सरिस्का में। अब कहां देखी गई है? शेरगढ़ के बारां में। अगला सवाल, जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार शहद उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? जैसे ऊन उत्पादन पूछा जाता है, दूध उत्पादन पूछा जा ही चुका है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देश का पूछा गया। अब राजस्थान का आपको बताना है कि शहद उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है, और ये आंकड़े कब तक के माने जा रहे हैं? आंकड़े हैं जनवरी 2026 तक, पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां। देखो पहला स्थान तो है
उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो शहद उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में उसका 17%। तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी हो गई? 17%। हमसे पूछा गया है राजस्थान, राजस्थान की भागीदारी कितनी है? तो पूरे देश में जो शहद उत्पादन होता है उसमें राजस्थान की भागीदारी है 9%। राजस्थान की भागीदारी हो गई 9%। और इस 9% भागीदारी के आधार पर राजस्थान का पूरे देश में स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का पूरे देश में स्थान है कौन सा? 5वां। पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा है पश्चिम बंगाल का, तीसरा है पंजाब का, चौथा है बिहार का और 5वां है राजस्थान का। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा वैसे तो इतने 5 नहीं पूछे जाएंगे फिर भी चलो। सेकंड कौन हो गया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। थर्ड कौन हो गया? थर्ड हो गया पंजाब। फोर्थ कौन हो गया? फोर्थ हो गया बिहार। और 5वां कौन सा हो गया? फिफ्थ, तो ये हो गया राजस्थान। तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? 5वां। और राजस्थान की भागीदारी कितनी है? तो इसमें राजस्थान की भागीदारी है 9%। आगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम योजना में सोलर पैनल लगाए जाते हैं, साथ ही साथ में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाए जाते हैं। सोलर पैनल और सौर पंप लगाए जाते हैं कहाँ? तो खेतों पर, खेतीबाड़ी करने के लिए योजना है ये, किसानों से संबंधित योजना है। ऐसी घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना, उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना। अब इस योजना के 3 हिस्से हैं, कंपोनेंट ए, बी और सी। आपसे पूछा गया कंपोनेंट सी में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान को इनमें से कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या प्लेटिनम। अब ये योजना मैं फ्लैगशिप योजना वाली क्लास में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बजट वाली क्लास में भी थोड़ा बहुत हमने इस योजना को छुआ था। अब यहाँ हम केवल अवार्ड ही देखेंगे, अब पूरा डिटेल में वापस उसको नहीं पढ़ेंगे। आप देखना चाहें तो फ्लैगशिप वाली क्लास में इसको डाला हुआ है। तो इसको कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ? तो राजस्थान को इसमें अवार्ड प्राप्त हुआ है कौन सा? गोल्ड, यानी कि उत्तर क्या होगा हमारा? ए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, भारत रिन्यूएबल एक्सपो। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। कि पहला, इसका आयोजन 16 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक हुआ और कहां हुआ? मानसरोवर जयपुर के वीटी रोड ग्राउंड में। दूसरा, यह इसका दूसरा संस्करण था। तीसरा कथन कहता है इसका आयोजक है फर्स्ट व्यू ग्रुप। चौथा ऑप्शन, इस एक्सपो में राजस्थान सरकार ने बीकानेर के पूगल सोलर पार्क का मॉडल पेश किया। अब आपको पहचानना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहली बात, ये रिन्यूएबल एक्सपो, इसका आयोजन, यानी ये ऐसा एक्सपो का मतलब प्रदर्शनी ऐसी है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रदर्शनी इसमें की गई। तो पहली बात, आयोजन 16 से 18 जनवरी हुआ, ये बात सही है। इस कथन में भी 2 चीजें चेक करनी है कि कब और कहां, क्या दोनों चीजें सही बताई गई हैं? कब यानी 16 से 18 जनवरी सही है, कहां यानी कि जयपुर के मानसरोवर में, दोनों ही बात इसमें सही है। दूसरा, ये इसका दूसरा संस्करण था, ये वाली बात गलत है। ये इसका दूसरा नहीं बल्कि कौन सा संस्करण था? ये इसका तीसरा संस्करण था। आयोजक फर्स्ट व्यू ग्रुप था, ये वाली बात सही है। और चौथा, राजस्थान सरकार ने बीकानेर के पूगल सोलर पार्क का मॉडल यहां प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। ये पूगल सोलर पार्क में 6400 मेगावाट घंटा, ये इतनी क्षमता की बैटरी स्टोरेज क्षमता का पार्क यहां बनाया जा रहा है। बैटरी स्टोरेज क्षमता, तो उत्तर क्या होगा इसका? रिन्यूएबल इसका रिन्यूएबल एक्सपो। तो ये इसका दूसरा नहीं बल्कि कौन सा संस्करण था? तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि आईसीडीएस के द्वारा 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक प्रदेश में संचालित प्रेरणा अभियान 2.0, इस प्रेरणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल है? पहला, इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों की किशोरियों का 100% पंजीकरण कराना है। दूसरा, इसमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका आंगनवाड़ी में पंजीकरण और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। तीसरा कथन, बच्चों का वजन लंबाई मापकर एक पोषण ट्रैकर इस पर अपलोड किया जाएगा। और चौथा, कि सभी कथन सही है। बताना है आपको उत्तर क्या है। पहले तो ये जो प्रेरणा शब्द है ना, PRERNA, इसकी भी एक फुल फॉर्म है प्रेरणा।
क्या है? पी का मतलब है प्रेगनेंसी, आर का मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन, ई का मतलब हो गया अर्ली, अर्ली के बाद है चाइल्डहुड डेवलपमेंट, और लास्ट में इसमें है न्यूट्रिशन एंड अवेयरनेस। तो यानी कि पूरा नाम क्या होगा? प्रेगनेंसी, रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, न्यूट्रिशन अवेयरनेस। तो ये नाम दिया गया प्रेरणा। तो प्रेगनेंसी से लेकर अर्ली चाइल्डहुड यानी कि छोटे बच्चों से संबंधित उनके न्यूट्रिशन अवेयरनेस यानी कि पोषण संबंधित कुछ सुधार करने का कार्यक्रम है। तो पहली बात गर्भवती महिलाओं के लिए है, बात सही है। छोटे बच्चों के लिए 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है, और इसमें किशोरियों का भी 100% पंजीकरण होगा आकांक्षी जिलों की, तो ये बात सही है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का इसमें आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराया जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि वो वहां जाते हैं या नहीं, यानी कि उपस्थिति सुनिश्चित करना। दूसरा कथन भी सही है, बच्चों का वजन लंबाई मापकर पोषण ट्रैकर पर अपलोड किया जाएगा। एक और बात है इसमें, जीवन के शुरुआती 1000 दिन, जीवन के शुरुआती 1000 दिन यानी कि लगभग 3 साल, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो शुरुआत में लगभग 3 वर्ष तक के बच्चों पर इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें ये तीनों ही कथन सही है, यानी कि उत्तर हमारा क्या होगा? डी। अगला, 78वें सेना दिवस से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभी अभी इसका आयोजन किया गया था, सेना दिवस 78वां है। 15 जनवरी 2026 को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में परेड का आयोजन किया गया। दूसरा, ऐसा पहली बार हुआ जब ये जो मुख्य परेड है ये किसी आर्मी कैंटोनमेंट यानी कि सैन्य छावनी के बाहर आयोजित की गई, और साथ ही दिल्ली के बाहर ये चौथा आयोजन है। तीसरा, इसकी थीम रखी गई भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। चौथा ऑप्शन है, पहली बार नवगठित जो भैरव बटालियन है इसको यहाँ सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? देखो, 15 जनवरी 2026 को आयोजन हुआ, ये बात तो सही है, लेकिन आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ, ये बात गलत है। यहां तक तो बात सही है, जयपुर में आयोजन हुआ, ये बात सही है, लेकिन परेड का आयोजन कहां हुआ? जयपुर के जगतपुरा में एक स्थान है महल रोड, तो महल रोड जगतपुरा में परेड का आयोजन हुआ। ध्यान देना, परेड तो आयोजित हुई है महल रोड जगतपुरा में, और शाम को फंक्शन हुआ था, वो कहां हुआ था? एसएमएस स्टेडियम में। अगर परेड पूछा जाए तो महल रोड जगतपुरा में, और शाम को जो संध्या पे फंक्शन हुआ है वो कहां हुआ है? एसएमएस स्टेडियम में। बाकी सारी बातें सही है। मुख्य परेड पहली बार ऐसा है जब सैन्य छावनी के बाहर हुई, दिल्ली के बाहर चौथा आयोजन हुआ है, भारतीय सेना शौर्य और बलिदान ये इसकी थीम थी, और भैरव बटालियन का इसमें पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया गया। तो बाकी सभी बातें सही हैं, उत्तर हमारा क्या होगा? ए। अगला सवाल, हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा 100वें नमन केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। तो ये नमन केंद्र कहां उद्घाटित किया गया? इसका क्रम है 100, और ये 100वां राजस्थान में उद्घाटित किया गया है। राजस्थान में कहां? सूरतगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया। अगला, हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र में तकनीकी कौशल और गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से जनवरी 2025 में लागू की गई एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, ये एकीकृत क्लस्टर विकास योजना कब तक प्रभावी रहेगी? अब आपके ऑप्शन है 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029, 31 मार्च 2030 या 2031। देखो, बाकी सारी जानकारी यहाँ डिटेल में दी गई है। योजना का नाम क्या है? हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएससी क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजना लाई गई। अब ये कब लाई गई है? जनवरी 2025। योजना का नाम है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। योजना कब लाई गई? योजना का उद्देश्य क्या है? ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। अब चूंकि ये अभ्यास प्रश्न है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? हमको अभ्यास करना है, तो हमको क्वेश्चन भी याद रखना है। एग्जाम में हो सकता है इसमें से कुछ पूछ लिया जाए, जरूरी नहीं कि एज इट इज यही चीज आपको मिले। अब आपको डेट बतानी है कि कब तक ये योजना प्रभावी रहेगी, कौन सी तिथि तक। तो सब में ही 31 मार्च है, बस वर्ष का अंतर है। तो बताएं कौन से वर्ष तक योजना प्रभावी रहेगी? 2025 में शुरू की गई और प्रभावी रहेगी कब तक? 2029 तक। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी, 31 मार्च 2029 तक योजना प्रभावी रहेगी। अगला, उसी योजना से संबंधित विस्तार से क्वेश्चन पूछा गया है, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य कथन पहचानना है। प्रदेश के 7 जिलों में आधुनिक मशीनों वाले कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किए जाएंगे, इनको कहा जाता है शॉर्ट में सीएफसी। दूसरा, अब ये जो सेंटर है अलग अलग यहाँ बताए गए हैं। भरतपुर में स्टोन कार्विंग यानी कि पत्थर तराशी का, और दौसा में पत्थर नक्काशी उद्योग के लिए सेंटर विकसित किया जाएगा। कोटपुतली बहरोड में इंजीनियरिंग के लिए,
बालोतरा में टेक्सटाइल यानी कि रंगाई छपाई इन सब के लिए, जयपुर में गोटा जरी के लिए, और हनुमानगढ़ में कृषि उपकरणों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किए जाएंगे। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहली बात, 7 जिलों में आधुनिक मशीन वाले कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित होंगे, तो पहली बात सही है। भरतपुर में बनेगा स्टोन कार्विंग यानी कि पत्थर तराशी, और दौसा में पत्थर नक्काशी, ये बात भी सही है। कोटपुतली बहरोड में इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन के लिए, बालोतरा में बनेगा टेक्सटाइल के लिए, ये बात भी सही है। जयपुर में गोटा जरी के लिए नहीं बनेगा, गोटा जरी के लिए तो बनाया जाएगा कहाँ, झुंझुनू में। तो जयपुर में क्या बनेगा, जयपुर में घरों को सजाने के लिए यानी कि होम फर्निशिंग, ये होम फर्निशिंग सेंटर बनेगा कहाँ, जयपुर में। गोटा जरी बनेगा झुंझुनू में। हनुमानगढ़ में कृषि उपकरण है, ये बात सही है। एक और इसमें रह गया, चूरू और चाकसू अलग से शामिल है, उनमें लेदर फुटवियर, चूरू और चाकसू इन दोनों में यहां बनाया जाएगा लेदर फुटवियर यानी कि चमड़े के जूते चप्पल वगैरह, ये सेंटर यहां बनाया जाएगा, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। तो ध्यान रखें कौन कौन से जिले में क्या क्या बनेगा। अब इसमें कौन सा गलत हो गया, डी, जयपुर में होम फर्निशिंग और गोटा जरी कहां होगा, झुंझुनू में। कौन सी योजना में, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। आगे अगला सवाल, 11 जनवरी 2026 को वाराणसी में आयोजित सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो कार्यक्रम जो है यानी कि खेल प्रतियोगिता कौन सी है, तो पहले तो आयोजित कहाँ हुई, वाराणसी में आयोजित हुई। प्रतियोगिता का नाम क्या है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। आयोजन कब हुआ, तो 11 जनवरी 2026 को। पूछा गया है कि राजस्थान की टीम ने, और राजस्थान की महिला टीम के बारे में पूछा गया है, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, महिला टीम ने कुछ जीता है तो सवाल पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है महिला टीम ने इसमें कौन सा पदक जीता है। महिला टीम ने जीता कांस्य पदक, और किसको हराया, हरियाणा को हराकर, हरियाणा को हराकर राजस्थान की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। अब इसमें राजस्थान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रजनी, और इनको एक अवार्ड दिया गया, कौन सा, बेस्ट ब्लॉकर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हाल ही में जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में नजर ऐप के लिए स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ। तो पहला तो यही पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐप के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है, नजर ऐप के लिए। अब आपसे पूछा गया नजर ऐप का उद्देश्य क्या है, नजर का उद्देश्य नजर रखना। अब किस चीज पे नजर रखना है, साइबर अपराधों पर। दूसरा, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना कार्यस्थल पर। तीसरा, खुफिया जानकारी संबंधित डेटा। या चौथा, जो किराएदार, ड्राइवर, घरेलू नौकर घरों में आते हैं उनका वेरिफिकेशन करना। तो कौन सी चीज इसमें नजर ऐप के द्वारा की जाएगी, ये होगी चौथी, यानी कि आम जनता खुद ही किराएदार, ड्राइवर, घरेलू नौकर इनका सेल्फ वेरिफिकेशन, इनका सत्यापन कर सकेगी किस ऐप पर, नजर ऐप के द्वारा। और इसके लिए जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ। कौन सी ऐप के लिए, नजर ऐप के लिए। अगला सवाल, 7 से 11 जनवरी 2026 तक फरीदाबाद में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीतकर स्ट्रॉन्ग विमन ऑफ इंडिया का खिताब जीतने वाली, इनका नाम है आकांक्षा कुमावत, इनका संबंध पूछा गया है किस जिले से है। अब केवल इतनी सी चीज पूछी गई है, बताया बहुत कुछ गया है, तो आपको यह भी याद रखना है क्वेश्चन कि आयोजन हुआ प्रतियोगिता का 7 से 11 जनवरी। आयोजन कहाँ हुआ, फरीदाबाद में। प्रतियोगिता का क्रम कौन सा था, 34वां। प्रतियोगिता का नाम क्या है, राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता। इसमें आकांक्षा कुमावत ने 2 स्वर्ण पदक जीते, उनको खिताब मिला स्ट्रॉन्ग विमन ऑफ इंडिया। और बस इतनी सी बात बतानी है, उनका संबंध किस जिले से है, तो उनका संबंध है जालौर जिले से। अगला सवाल, 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान कंपाउंड टीम बालिका वर्ग में किसे हराकर चैंपियन बनी है। तो कंपाउंड टीम महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल या पश्चिम बंगाल, इनमें से किसे हराकर चैंपियन बनी है, बताएं आप, इसका उत्तर क्या होगा। तो ये जो कंपाउंड टीम है, पहले तो राजस्थान की टीम ने कुल 8 पदक जीते, जिसमें से 5 तो हो गए स्वर्ण, गोल्ड हो गए 5, रजत पदक हैं 2, और कांस्य पदक है 1।
बालिका वर्ग में राजस्थान की टीम ने किसको हराया? तो राजस्थान की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर चैंपियन यानी कि गोल्ड अवार्ड इन्होंने जीता है। अगला, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार। शिमला में अभी अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया पूछा गया है? ललित कुमार भारद्वाज, रामकरण यादव, पूनमचंद गोदारा या भोगीलाल पाटीदार। ये जो ललित कुमार भारद्वाज हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं। अब इन्होंने एक ऐसा काम किया था, गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया, एक जागरूकता अभियान गिद्ध संरक्षण के लिए। अब गिद्ध संरक्षण के जागरूकता अभियान के लिए इनको अवार्ड मिला, गिद्ध संरक्षण का जागरूकता कार्यक्रम। और ये जागरूकता कार्यक्रम इन्होंने जो चलाया, इसके लिए इन्होंने ये विश्व का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम था, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और गिद्ध संरक्षण। इसके लिए तो ललित कुमार भारद्वाज को अवार्ड मिला है। लेकिन आपसे पूछा गया है गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो ये किसको प्राप्त हुआ? रामकरण यादव को। आगे बढ़े, अगला सवाल, भारत पिन, ये पूछा गया है कि भारत पिन क्या है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत पिन देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। दूसरा, इसे बाड़मेर के दीपक शारदा ने विकसित किया, व्यक्ति का नाम याद रखना। तीसरा, यूपीआई की तर्ज पर यहां भी हर पते को 9 अंकों का एक यूनिक कोड देना होता है और इसे 1 मीटर की सटीक लोकेशन का पता इसमें चलता है। तो भारत पिन एक पिन नंबर है और यह देश का पहला स्वदेशी एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, यह बात सही है। इसको बाड़मेर के दीपक शारदा ने विकसित किया, यह बात भी सही है। और यूपीआई की तर्ज पर इसमें 9 अंक नहीं, यहां कितने अंकों का है? ये 9 नहीं बल्कि 7 अंकों का ये एक सिस्टम है। तो यानी कौन सा कथन गलत होगा? सी। 1 मीटर तक सटीक लोकेशन का पहचान इसमें हो पाएगी, तो ये वाली बात भी सही है। तो गलत है हमारा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला, मरु महोत्सव 2026 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और उनके विजेताओं का कौन सा समुच्चय सही नहीं है? ये मरु महोत्सव आपको पता ही होगा, मरु महोत्सव तो आयोजित होता है जैसलमेर में, और थार महोत्सव आयोजित होता है बाड़मेर में। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित हुआ। अब विजेताओं की सूची बताई गई है। साफा बांध प्रतियोगिता में भौम सिंह जोधा फलसुंड, इनको अवार्ड मिला। मिस्टर पोखरण बने मनीष पवार, मिस पोखरण बनी वर्षा भाटी, मिस मूमल बनी कुसुम पवार। आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें से सेट है जो गलत है। पहला तो सही है, मिस्टर नहीं, साफा बांध प्रतियोगिता भौम सिंह जोधा यही बने। मिस्टर पोखरण, मिस्टर पोखरण में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो, मिस्टर पोखरण मनीष ही बने हैं लेकिन मनीष पवार नहीं बने, उनका नाम है मनीष सेन। फिर मनीष पवार ये क्या बने हैं? इसी प्रतियोगिता में मनीष पवार को भी एक अवार्ड मिला है, वो है कौन सा? मिस्टर डेजर्ट। काफी कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। एक ही व्यक्ति के नाम है, नहीं, एक ही नाम के 2 व्यक्ति हैं, सरनेम अलग अलग है, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। नाम शुरुआत में मनीष है, एक है मनीष पवार और दूसरे मनीष सेन, और दोनों को इसी महोत्सव में अवार्ड मिले हैं। एक को मिला है मिस्टर डेजर्ट, एक को मिला है मिस्टर पोखरण। तो मिस्टर डेजर्ट तो बने हैं मनीष पवार, मिस्टर पोखरण बने हैं मनीष सेन। यानी कौन सा कथन सही नहीं है? बी। मिस पोखरण वर्षा भाटी बनी, मिस मूमल ये कुसुम पवार बनी, ये चारों बाकी की बातें सही है। एक इसमें एक अवार्ड और रह गया, वो है मिसेज जैसलमेर। तो मिसेज जैसलमेर ये अवार्ड दिया गया किसको? ताज, इनको दिया गया। आयोजन हुआ मरु महोत्सव का जैसलमेर में, कब हुआ? तो ये हुआ 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 24 जनवरी 2026 को राजस्थान राज्य कबड्डी संघ का अध्यक्ष चुना गया? बस नाम पूछा गया है कि अब कबड्डी संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो किसको चुना गया? जितेंद्र सिंह। अगला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान इनमें से किसे सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके विजय राही, तमन्ना राव, श्वेता कुमावत या ललित भारद्वाज। तो अभी ललित भारद्वाज का नाम तो हमने अभी देखा, गिद्ध संरक्षण से संबंधित। ये सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है किसको? युवा कवि विजय राही, या केवल राही नाम से भी इनका नाम प्रसिद्ध है।
अगला, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, तो टाई ग्लोबल समिट का आयोजन 4 से 6 जनवरी को जोधपुर में किया गया। दूसरा, इसका आयोजक राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, और ये टाई ग्लोबल, ये दोनों रहे। इसकी थीम थी प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता। और चौथा, इसमें 1200 से अधिक कंपनियों के फाउंडर या निवेशक और 20 से ज्यादा यूनिकॉर्न या स्टार्टअप इसमें शामिल हुए। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन ही सही नहीं है। पहला कथन का मतलब जोधपुर में नहीं इसका आयोजन हुआ, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जेईसीसी। कहाँ है जेईसीसी? सीतापुरा में, और सीतापुरा कहाँ है? जयपुर में। बाकी सारे कथन सही है, पहला कथन इसमें गलत है। इसके बाद, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। जैसे अभी हमने देखा मरु महोत्सव, ऐसे एक होता है थार महोत्सव, ऐसे ही होता है ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव का आयोजन तो कहाँ होता है? बीकानेर में, उस्ता कला जहाँ की फेमस है। आयोजन 9 से 11 जनवरी को बीकानेर में हुआ, पहली वाली बात सही है। मिस्टर बीकाना लखन पारिक को चुना गया, ये वाली बात भी सही है। मिस मरवण का खिताब कुसुम पवार को मिला, ये आपको पहचानना है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? और ढोला मरवण खिताब क्रम से किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला, इनको मिला। तो पहचानना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। अभी हमने जब मरु महोत्सव पढ़ा तो कुसुम पवार का नाम वहां आया था, और यहाँ ऊंट महोत्सव की हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? सी, ये मिस मरवन और मिस्टर बीकाना ये खिताब मिलते हैं ऊंट महोत्सव में, और मरु महोत्सव में मिस मूमल, मिस्टर मूमल या मिस्टर पोकरण, मिस्टर डेजर्ट, ये मिलते हैं किसमें? मरु महोत्सव में। यहाँ मिस्टर बीकाना और मिस मरवन। तो मिस मरवन का खिताब कुसुम पवार को नहीं मिला। कुसुम पवार को तो कौन सा खिताब मिला था? इनको तो मिला था मिस मूमल। और मिस मूमल किस प्रतियोगिता में बनते हैं? मिस मूमल बनते हैं मरु महोत्सव में। तो मिस मरवन कौन रही? तो मिस मरवन कौन रही? इनका नाम है अंकिता सुथार। अंकिता सुथार, ये रही मिस मरवन, यानी कि उत्तर क्या होगा? सी। आगे अगला सवाल, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर, जिन्हें हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश घाना में भी सम्मानित किया गया है, उनका नाम पूछा गया। तो इनमें से एक चीज भी अगर आपको पता है कि घाना में किसे सम्मानित किया गया, या इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इनाया खान, अवनी लेखरा, दिव्यांशी जैन या रुचि सोगरवाल। तो क्या होगा इसका उत्तर? जिसको घाना में सम्मानित किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो कि महिला अधिकारिता विभाग की ओर से चल रहा है, इसके आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर तो कौन है? ये इनाया खान, यानी कि उत्तर क्या होगा? ए। इसके बाद अगला सवाल, स्क्वैश खिलाड़ी दिव्यांशी जैन, पहले तो इतना ही पता होना चाहिए, दिव्यांशी जैन कौन सा खेल है? स्क्वैश। इन्होंने 30 दिसंबर 2025 को एडिनबर्ग में आयोजित प्रतियोगिता, जिसका नाम है स्कॉटिश स्क्वैश अंडर 13, 13 साल से कम कैटेगरी वाली गर्ल्स कैटेगरी में इन्होंने ये खिताब जीता। अब पूछा गया है कि इनका संबंध किस जिले से है? सीकर, जयपुर, जालौर या फिर अजमेर। ज्यादातर बातें तो बताई गई हैं, बस एक चीज पूछी गई है। अंडर 13 कैटेगरी में खेलती हैं, आयोजन हुआ था एडिनबर्ग में, विजेता ये रही हैं, इनका संबंध है कहां से? जयपुर से। और इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है, दिसंबर 2025 में जयपुर में आयोजित हुई नेशनल ब्यूटी पेजेंट, इसमें मिस उर्वशी, इस सीजन 4 की मिस उर्वशी इनमें से कौन रही? ऑप्शन है रितिका चौधरी, ज्योत्सना चौधरी, वैदेही राय या नीतू। देखो ये जो ज्योत्सना चौधरी है ये तो सेकंड रैंक पर आई, यानी कि फर्स्ट रनर अप रही है। वैदेही राय ये भी बनी है मिस उर्वशी, लेकिन कौन सी कैटेगरी में? मिस उर्वशी इंटरनेशनल। और नीतू ये बनी है मिस उर्वशी राजस्थान। और जो विजेता है वो है मिस उर्वशी रितिका चौधरी। कहां से संबंध है इनका? तो झुंझुनू, झुंझुनू से संबंधित है। कौन? रितिका चौधरी। तो उत्तर क्या होगा? ए। इसके साथ ही हम जो पढ़ रहे थे, यानी कि करंट अफेयर्स
जनवरी 2026 और जनवरी 2026 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये क्लास हमारी समाप्त हुई। और भी क्वेश्चन इसमें हम जोड़ सकते थे वैसे तो जनवरी 2026, लेकिन हमने लगभग 40 क्वेश्चन में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की है। इसके अलावा बाद में भी रिवीजन के तौर पर आपके एग्जाम से पहले एक मैराथन क्लास करेंगे, तो कुछ चीज़ें अगर इसमें छूटी हुई हैं तो तब उनको वहाँ भी हम शामिल कर लेंगे। ये क्लास दरअसल बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, इसका जो शेड्यूल था काफ़ी पहले था, पर कुछ कारण ऐसे रहे कि क्लास लेने का टाइम नहीं मिल पाया, कई सारी परिस्थिति ऐसी बनी रही, तो इस वजह से क्लास थोड़ी लेट हो गई। अब इसके बाद तुरंत हम थोड़े दिन बाद ही, यानी कि अगले 2-3 दिन बाद ही, अब फरवरी 2026 की जो क्लास है उसको करेंगे। इसमें भी इस क्लास को हम 2 हिस्सों में करेंगे, एक में पढ़ेंगे थ्योरी और दूसरे में पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आज जो क्लास की है इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है विपिन कुमार शर्मा 7713, ये है टेलीग्राम। तो वहाँ आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं, क्लास के बाद वो पीडीएफ में वहाँ डाल दूंगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे फरवरी 2026 थ्योरी वाला पोर्शन। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और उसके साथ साथ क्लास में डिले होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश करेंगे आगे से कोई क्लास लेट ना हो। इस बार सच में कुछ ऐसे कारण थे कि टाइम पर क्लास नहीं हो पाई, अगली बार कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। धन्यवाद।